हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके पीवाईक्यूज और सभी कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपको अपना नोटबुक और पेन लेकर हमारे साथ बने रहना है। सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे रिवाइज्ड और उसी के साथ हो जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर्स के और जनरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 438 ऑन द लाइन L1, दिस इज द लाइन इज 358, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। तो दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो आप एनसीईआरटी में भी कैलकुलेट करना सीखते हो, और ये तो पीवाईक्यू है जेईई मेन का। तो क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज को देखो। डिस्टेंस फॉर्मूला आसान है यूज करना यहाँ पर, लेकिन जो L1 है उसके अंदर डिनोमिनेटर में L है, अननोन है। ठीक है, यहाँ पर x माइनस ए है, ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, तो ए बी और L हमें पता ही नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि पहले आपको ए बी और L का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन है कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है इस पॉइंट के ये वाले, ठीक है, L1 लाइन में। तो इसकी हेल्प से आपको ए बी और L कैलकुलेट करना है। उसके बाद इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो करते हैं। तो जो पहली लाइन है L1, ठीक है, L1 पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला हमने किस पॉइंट से भाई? L1 पे हमने 438 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, और वो वैल्यू कितनी है? 3, 5 और 7। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि भाई इस पॉइंट से इस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर डाला, तो जिस पॉइंट पर भी वो परपेंडिकुलर मीट किया L1 को, वही हमारा हो जाएगा पॉइंट। वो पॉइंट हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अभी जो L1 लाइन है इसको मैं लिख देता हूं। L1 लाइन हमारे पास कितनी है? x माइनस ए डिवाइड बाई L इक्वल्स टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू z माइनस बी डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है कि भाई x और y और z का न्यूमरेटर में जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, तो अब हम कैसे प्रोसीड करें ए बी और L को कैलकुलेट करने के लिए? तो अगर हम एक फंडामेंटल रूल लगाएं यहाँ पर, जहां पर मैंने बताया था कि भाई अगर कहीं पर भी परपेंडिकुलर दिख रहा है तो वहां पर आप डॉट प्रोडक्ट जीरो कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन में अगर आप देखो तो जो ये है, जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन L1। ठीक है, और जो ये पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स है हमारे पास, इनका भी हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर मैं इनका डायरेक्शन रेशियो निकालू, लेट अस से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक है, ए बी नहीं यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी यूज्ड है, तो यहाँ पर हम कुछ और यूज कर लेंगे, लेट अस से P और Q। तो ये पॉइंट हो गया लेट अस से P और ये Q। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 कितना है? L, 3 और 4। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ की बात करें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बस आपको डिफरेंस ले लेना है, वही डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, P माइनस Q कर लेते हैं, तो यहां से देखो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। ठीक है, 3 माइनस 5 हो जाएगा -2, और 8 माइनस 7 हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गए हमारे दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज। अब क्या करना है? अब सिंपली हमें परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा देनी है, जिसमें हमने बताया था कि अगर A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो एक लाइन के और A2 B2 C2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो, तो आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज है उनको मल्टीप्लाई करके 0 कर देना है। L की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये कितना आ जाएगा? L। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो -6, 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 इक्वल्स टू 0। तो L कितना आ गया है? 2। क्लियर हो रही है बात? तो सिंपली हमारा डिनोमिनेटर में जो L लिखा हुआ है वो आ गया है। अब हमें न्यूमरेटर वाले टर्म्स को देखना है। ठीक है, A और B को।
तो इसको कैसे देखें, तो भाई जो ये लाइन है L1, इसी की तो ये इक्वेशन है जिसमें हमारे A और B अननोन है कि नहीं। अब जो ये पॉइंट है हमारा फोटो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट भी तो इसी लाइन पर है, क्लियर, ये पॉइंट भी इसी लाइन पर है, दैट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम एक्स वाई जेड की जगह ये वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे। सबसे पहले तो मैं जो ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है इसको लिख देता हूं, ठीक है। जो हमारी L1i है वो क्या हो गई, अब x माइनस ए डिवाइड बाय L की जगह क्या पुट करेंगे 2, y माइनस 2 डिवाइड बाय 3 और z माइनस बी डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स इस लाइन पर है तो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करते हैं, बस x की जगह 3, y की जगह 5, z की जगह 7 पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये देखो, 3 माइनस ए डिवाइड बाई 2, y माइनस बी, y माइनस 2 मीन्स y क्या है 5 है, 5 माइनस 2 3, 3 बाई 3, तो ये आ जाएगा 3 बाई 3 1, है ना, बाद में देखेंगे। z माइनस बी तो 7 माइनस बी डिवाइड बाई 4, क्लियर हो गई बात। तो ये जो ये वाली क्वांटिटी है 3 बाई 3 की क्वांटिटी है, ये क्या है बेसिकली 1 है, ठीक है। तो ये जो पहले लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, जो बाद में लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ए और बी के लिए 2 इक्वेशंस बन गई बस। तो यही काम हम करके यहां से फाइनली आराम से वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये हो गया 1, तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ए उधर ये इधर, तो ए आ जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 7 माइनस बी बाई 4 लिखे इक्वल टू 1, तो यहां से भी सिमिलर प्रोसेस से b आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो अगेन मैं L1 लिखना चाहूंगा और L1 की अब फाइनल जो इक्वेशन आई है वो क्या आ गई, a और b की जगह 1 और 3 रख देंगे, तो ये आ गई x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 और z b की जगह 3, z माइनस 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गई हमारी L1। ये डस थोड़ा एनसीईआरटी लेवल पे जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अब ये जो इक्वेशन आ गई है ना, और L2 तो हमें पूरी की पूरी नोन है, उसके बारे में कुछ ऐसी कहानी नहीं थी। तो L2 हमें पता है, L1 हमें पता चल गया, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस अब फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं बताऊं यहां पर, डिस्टेंस फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यही आ जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां पर A1 A2 B1 B2 क्या होंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो A1 वेक्टर अगर मैं L1 की बात करूं तो A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है 1 2 3 से पास कर रहा है, मीन्स I प्लस J, इनफैक्ट 2J प्लस 3K, ठीक है। A2 वेक्टर की अगर बात करें तो वो कहां से आएगा, वो आएगा L2 लाइन से, मीन्स 2 4 5 से पास कर रहा है लाइन, तो ये आ जाएगा 2I प्लस 4J प्लस 5K, ठीक है। अब हमें B1 क्रॉस B2 भी चाहिए, तो B1 और B2 कहां से आएगा, जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो जो B1 है वो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो विच इज 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है। और जो B2 वेक्टर है ये कितना आएगा सेकेंड लाइन से 3 4 5, तो 3I प्लस 4J प्लस 5K, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, A1 A2 B1 B2 मैंने लिख के बता दिया आपको, और कहां से आया ये भी बता दिया है। इस इक्वेशन में आप लिखोगे, ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका कैलकुलेट होकर के आएगा, यह आएगा 1/√6, ठीक है। बस इतना सा काम आपको करना है, A2 माइनस A1 कर देना है, उसके बाद B1 क्रॉस B2 करना है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से उसका मॉडुलस लेके डिवाइड करना है और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो ये आई थिंक मैं बहुत बार करा चुका हूं आपको, है ना, थ्योरी में भी बता चुका हूं और PYQs में भी बता चुका हूं फॉर्मूला यूज करना, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। बट जो ये वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था
कि कैसे हम ए, बी और एल को कैलकुलेट करें, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 1/√6। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर बोला गया है लेट Q एंड R बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन x + 1/2 y + 2/3 z - 1/2 एट अ डिस्टेंस √26 फ्रॉम द पॉइंट P 4 to 7, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR इज। ठीक है, तो एक हमारे पास लाइन है, इसको नेम दे देते हैं लेटर से L। ठीक है, ये L एक हमारे पास लाइन है और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट P, ठीक है, कहीं ना कहीं बाहर होगा, तभी डिस्टेंस की बात करी गई है। ठीक है, लेटर से ये पॉइंट है, तो इसने कहा कि भाई P पॉइंट से जो ये Q और R है, कोई इस लाइन पे दो पॉइंट है Q और R जो P से सेम डिस्टेंस पर है। अगर यहां पर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी गई थी, तो वहां पर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ठीक है, लेकिन यहां पर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो भाई एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई वो 2 पॉइंट से इतना दूर है, तो इसका मतलब है कि इसके एक इधर कोई पॉइंट होगा और इसके एक इधर कोई पॉइंट होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के एक इधर एक इधर। ठीक है, सेम डिस्टेंस हो सकता है, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान रहा हूं कि भाई ये √26 है। ठीक है, और जो ये पॉइंट्स है Q एंड R, यही वे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स का P से डिस्टेंस √26 है। ठीक है, अभी जो L लाइन है इसी पे ये Q और R है, दैट मीन्स यहां पर हम ये जो Q और R है इनका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन L। ठीक है, तो L हमारे पास कितनी है, देखो ये है x + 1/2 = y + 2/3 = z - 1/2। तो मैंने पैरामीट्रिक जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिखना बताया था आपको। कैसे बताया था कि भाई इसके इक्वल में लैम्डा पुट कर दो। ठीक है, और x y z की जो भी वैल्यूज आएंगी वो देख लो। तो ये बन गया x + 1/2 = लैम्डा, तो ये बन जाएगा x कितना आ जाएगा 2 लैम्डा - 1, सिमिलरली 3 लैम्डा -2, 2 लैम्डा + 1। ठीक है, और इसको मैं एक नया ही वेरिएबल दे देता हूं। इनफैक्ट इसको अभी कुछ नेम असाइन नहीं करते क्योंकि ये एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट है जो इस L लाइन पर मूव कर रहा है। ठीक है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये इस L लाइन पर मूव कर रहा है, तो कोई 2 वैल्यूज आएंगे L, है ना, लैम्डा की, क्योंकि एक Q पॉइंट है और एक R पॉइंट है, तो वे 2 वैल्यूज के लिए, 2 स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए हमारा Q और R रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी ये लैम्डा के फॉर्म में है तो इन जनरल कोऑर्डिनेट है ऑन लाइन L। चलो अब जो हमारे पास कंडीशन है उसको देखते हैं। बोला गया है P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो √26 है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल कोऑर्डिनेट लिखा है मैंने, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ये L लाइन पर है, तो मैं इस P पॉइंट से इस वेरिएबल कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकाल करके √26 के इक्वल रख दूंगा। वहां से लैम्डा की कुछ वैल्यूज आएंगी और वो जो स्पेसिफिक लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज इन Q और R पॉइंट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही डिस्टेंस √26 बोला गया है इस पॉइंट से। तो चलो डिस्टेंस लिख देते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू √26, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो बहुत आसान है। ठीक है, √26 इक्वल टू भाई एक ये पॉइंट है और एक P पॉइंट है। ठीक है, उसको भी मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, 4, 2 और 7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला 3D ज्योमेट्री में बहुत आसान है ना, जैसे हम 2D में करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी तरीके से डिफरेंस के स्क्वायर्स का सम करना है बेसिकली। तो यहाँ पर 2 लैम्डा -1 है, -4, तो यह आ जाएगा, रूट के अंदर ही आएगा सब कुछ हालांकि, तो यह आ जाएगा 2 लैम्डा -1 -4, तो -5 लिख सकता हूं स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा -2 है और ये भी 2 है तो -4 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस करना है ना, दिस माइनस दिस। सिमिलरली 2 लैम्डा + 1 -7, तो यह आ जाएगा आपका 2 लैम्डा -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 26
और इसका भी ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ रूट है बेसिकली, और इनको एक्सपेंड कर देंगे अब तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 20 लैम्डा, ठीक है, ये बन जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस ही कर लेते हैं पहले, 16 माइनस 24 लैम्डा, ये बन जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24 लैम्डा, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड को एक्सपेंड करके आया। 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर तो कितना हो गया, 4 4 8 और 9 17 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस लैम्डा की अगर है ना, लैम्डा की अगर बात करें तो ये वाले लैम्डा है, तो -24 तो ये आ गया हमारा -48 और -20 और है तो ये हो जाएगा -68 लैम्डा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें 25 और ये है 16 और ये है 36, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये 26 है ना, तो 26 इधर ले आके माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में इधर तो बचेगा 0, तो यहां पर तो 0 बच जाएगा ये, और ये बच जाएगा 10 और ये 16 26 और ये 25 तो ये आ जाएगा 51, ठीक है, और सभी प्लस साइन के साथ है। तो यहां पर आप देख सकते हो 17 से हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 0 उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा और प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टर करने बहुत ही आसान है, क्या आएंगे फैक्टर, लैम्डा -3 और -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो देख पा रहे हो लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई, एक लैम्डा की वैल्यू आई 1 और एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, तो इनको मैं बोल देता हूं लेटर से लैम्डा 1 लैम्डा 2, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं ना हमेशा, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैंने बोल दिया, मीन्स कोई ना कोई एक पॉइंट 1 है ना, लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट करने पे आएगा और जो दूसरा पॉइंट है वो लैम्डा इक्वल्स टू 3 पुट करने पे आएगा, ठीक है, करे क्या, Q और R का कैलकुलेशन, तो अगर हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट करें, ठीक है, लेट अस से Q पॉइंट है लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए, है ना, कोई भी आप एक पॉइंट रख सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ही √26 है, ठीक है, तो यहां पर इसमें ही हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा लेटर से Q पॉइंट, तो क्या आएगा देखो, Q इक्वल लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 1, ठीक है, और यहां पर 3 - 2 1 और ये आ जाएगा 2 लैम्डा मीन्स 2 + 1 3, समझ में आई बात, आसान है ना। सिमिलरली लैम्डा इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो दूसरा कोई पॉइंट आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए, तो ये आ जाएगा लेटर से R पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7 और ये भी 7, ठीक है, 5 7 7, तो ये हमारे आ गए Q और R पॉइंट्स। तो अब आपके पास Q और R पॉइंट आ चुके हैं 2, ठीक है, तो फाइंड आउट करना है स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है ना, ये यहाँ पर आप वेक्टर वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, तो अगर कोई भी 2 वेक्टर्स आपके पास हैं, ठीक है, ट्राइंगल के 2 कोई भी एडजेसेंट वेक्टर आपके पास है, लाइक QR ये एक वेक्टर है और QP है ना, ये भी आपके पास एक वेक्टर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखना बहुत ही आसान है, कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, मोड लेंगे, मोड मीन्स मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड, ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड लेंगे, एक सेकेंड, हम लेंगे जो ये वेक्टर है इनके क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है, PR क्रॉस QP, इनफैक्ट QR क्रॉस QP, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लिखते हैं, तो अगर हम इसी का हाफ ले लेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा,
ठीक है। तो बस इतना सा काम करना है, और जो क्यू आर और क्यू पी वेक्टर है वो लिख सकते हो, है ना, क्यू और आर पॉइंट से। तो जो ये एरिया आएगा यहां से, इसका सिर्फ आपको स्क्वायर करके लिखना है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस वाला काम है मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है, बहुत ही आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना डिटरमिनेंट की हेल्प से, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 153, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये मेन टास्क था ये इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम Q और R कोऑर्डिनेट्स के जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करें। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ, है ना, यूजिंग 3 पॉइंट्स, ये तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी सेक्शन में, तो वहां से आपको आइडिया पूरा होगा ही कि कैसे हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है, लेट अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 - 4 2 इंटरसेक्ट द लाइंस। ये हमारी 2 लाइंस हैं, ठीक है। इनको एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, इन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ए एंड बी पॉइंट्स पर। तो देखो ये जो 2 लाइंस हैं इनको मैं कुछ रेंडमली ड्रॉ कर देता हूँ, लेटर से कुछ ऐसे कहीं पर मीट कर रही होगी, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, है ना। ये लाइन लेटर से L1 है और ये लाइन L2 है, और जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है वो ये वाली लाइन है, ठीक है, लेटर से L3। तो L1 L2 ये लाइन हो गई, ठीक है। ये वाली लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है वो लाइन को हम मान रहे हैं L3, ठीक है। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो हम लिख ही सकते हैं, क्या है, 1 - 4 और 2, ठीक है। अब कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें क्या चाहिए एक्चुअली, भाई जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, L1 और L2 को ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख भी पा रहे हो इमेज में, ठीक है, फिगर में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर सिनेरियो, भाई ये पॉइंट लेटर से A है जिसको वो L1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट लेटर से B है जिसको वो L2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब बस हमें AB का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। AB का स्क्वायर मीनिंग A से B तक का डिस्टेंस और उस डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब A और B के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो AB स्क्वायर पता चल जाएगा। अब A और B के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे, हमें एक चीज तो पता है कि हम हमेशा ही अगर कोई लाइन की इक्वेशन है उसका एक जनरल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो L1 लाइन पे मैं एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखूंगा, है ना, A का। सिमिलरली L2 लाइन पे मैं एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखूंगा, है ना, B के लिए। उसके बाद A और B का डायरेक्शन रेशियो लेंगे, और वो जो डायरेक्शन रेशियो आएगा AB का, अब क्योंकि ये जो लाइन है यही लाइन पे AB है, तो जो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और इस लाइन का मीन्स इस AB वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आएगा वो क्या होना चाहिए, पैरेलल ही होना चाहिए, क्योंकि सेम ही लाइन है ना बेसिकली। तो हम वहां पर प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो बस तरीका पता चल गया है, अब प्रोसीड करते हैं। तो जो L1 लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें कोई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है तो लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दो, और अगर 2 लाइंस है जिसको करना है तो एक म्यू भी ले लो, ठीक है, एक लैम्डा और एक म्यू। तो A पॉइंट अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, भाई x - 7/3 इक्वल टू लैम्डा, तो यह आ जाएगा x कितना आ जाएगा, देखो 3 लैम्डा प्लस 7। सिमिलरली यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 1। इसको इक्वेट करेंगे तो यह आ जाएगा लैम्डा -2, ठीक है। जो B है वो किसके इक्वल है, म्यू के, तो यहां से आ जाएगा x 2 म्यू और 3 म्यू प्लस 7, और यह आ जाएगा 1 म्यू, ठीक है। तो जो A और B पॉइंट्स है वो पता चल गए, ठीक है, पैरामीट्रिक ही पता चले बट पता तो चल गए। अब A और B का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिंपली डिफरेंस लेना है आपको। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB कितना आ जाएगा, देखो सिंपली डिफरेंस ले लेना है। तो x कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पर, तो 3 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 म्यू, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 लैम्डा -2 म्यू प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर है माइनस लैम्डा प्लस 1 3 म्यू प्लस 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस लैम्डा -3 म्यू, और 1 - 7 कर रहे हैं ना, A - B कर रहे हैं, तो 1 - 7 तो -6, ठीक है। लास्ट में लैम्डा माइनस म्यू, सॉरी लैम्डा -2 माइनस म्यू, तो यह आ जाएगा लैम्डा माइनस म्यू -2।
तो ए बी का हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ चुका है। अब मैंने बताया कि ये जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 3 मीन्स L3 है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन आपको याद होगी, मैंने बताई थी कि अगर दो लाइंस या वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है या साइमल्टेनियस जो वैल्यूज है एक्स वाई जेड की, है ना, जो भी 1 2 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा 0 के इक्वल, है ना, प्रोडक्ट करके सम, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में यूज भी किया है। यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी वाला लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे, सिंपली देखो भाई, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 7 डिवाइड बाय, अब ये जो डायरेक्शन रेशियो है इसके प्रोपोर्शनल है तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड क्या है, माइनस लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 6 डिवाइड बाय कितना, -4। क्लियर है, यहां पर लैम्डा माइनस म्यू -2 डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गई बात? यस। अब बस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो को लेके, है ना, एक तो इक्वेशन इन दोनों को लेकर के बना लेंगे और एक इन दोनों को लेकर के बना लेंगे, तो 2 इक्वेशन बनेगी और 2 ही अननोन है, लैम्डा और म्यू, और वहां से हमारा लैम्डा म्यू अगर आ गया दैट मीन्स ए और बी का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम डिस्टेंस का स्क्वायर भी कर लेंगे। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं। क्या बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो जब -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 लैम्डा प्लस 8 म्यू माइनस 28, इधर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 6। ठीक है, एज इट इज, -12 लैम्डा इधर आके प्लस हो जाएगा तो -11 लैम्डा, 8 म्यू है ये भी आके इधर हो जाएगा, ऐड होगा तो 11 म्यू, ये 6 इधर आकर के प्लस होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास -22। ठीक है, तो 11 का फैक्टर आपको दिख ही रहा है, -11 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस म्यू, और यहाँ पर बचेगा +2। ठीक है, तो उधर ही लेके जा रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, पहले भी आप लेकर के जा सकते थे, तो -28 है, उधर जाके +28 बनता तो ये आता +22। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई लैम्डा और म्यू में। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, इन दो इक्वेशंस को, है ना, दो टर्म्स को इक्वेट करके। तो चलो ये वाला कर लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहली बात तो 2 और -4 है। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे मैं बोल रहा था कि 2 से -4 को डिवाइड कर दो तो -2 ही बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, छोड़ो। तो 2 से मल्टीप्लाई होगी माइनस लैम्डा -3 म्यू सब चीज की, है ना, तो ये बन जाएगा -2 लैम्डा -6 म्यू और -12। ठीक है, -4 की मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा -4 लैम्डा और +4 म्यू और +4 8, है ना, 4 × 2 8। ठीक है ना, यस। तो -4 लैम्डा इधर आके प्लस होगा तो ये बन जाएगा +4 लैम्डा, तो ये बन जाएगा फाइनली 2 लैम्डा, -6 म्यू इधर आके माइनस होगा और तो -10 म्यू, -12 को उधर ले जाओ तो +28 हो जाएगा, सॉरी 12 + 8 20। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो लैम्डा -5 म्यू = 10। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, लैम्डा माइनस म्यू = -2, लैम्डा -5 म्यू = 10। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि अब यहां से, है ना, दो इक्वेशन से आप लैम्डा और म्यू निकाल ही लोगे, है कि नहीं। तो लैम्डा और म्यू अगर फर्स्ट -2 कर दे, चलो मैं दिखा देता हूँ, 1 - 2 कर दे तो कितना बनेगा, लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल, तो माइनस म्यू ये बन जाएगा +5 म्यू, तो कितना बनेगा +4 म्यू, और -2 -10 तो ये आ जाएगा 4 म्यू = -12, तो म्यू तो आ गया -3। ठीक है, अब ये -3 है तो इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा लैम्डा -3 = -2, तो लैम्डा +3 बनेगा उधर जाके तो ये बन जाएगा -5। तो लैम्डा = -3, म्यू = -3, लैम्डा = -5। तो इनकी हेल्प से हम ए और बी कोऑर्डिनेट आराम से निकाल लेंगे। ठीक है,
कैलकुलेट करें तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू अगर -3 है तो इसमें पुट करते हैं, बी कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा देखो, तो म्यू इक्वल्स टू -3 तो ये आ गया -6 और ये आ गया -9 + 7 तो -2 और ये तो -3 है ही। लैम्डा इक्वल्स टू -5 है तो ए कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा देखो, -5 -15 तो ये आ जाएगा -8, यहाँ पर माइनस माइनस तो ये हो जाएगा +5 + 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, लैम्डा -2 तो ये आ जाएगा -7, ठीक है भाई। 2 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं ए और बी, ठीक है। अब सिंपली आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर कर देना है। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा, रूट के अंदर करेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है सिंपली, -8 -6 तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 और -2 तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर -7 है -3 है तो ये -3 होगा तो +3 बन जाएगा, तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर विच इज 16, ठीक है। अब हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए तो कर दो भाई स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट इधर आ गया तो ये बन गया 16 + 4 20 और 64 तो ये बन गया 84, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया भाई 84, क्लियर। तो जो ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो मैंने बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो आ जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेवल पे, सीबीएसई लेवल पे यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 2 कोऑर्डिनेट दे दिए कि भाई इसके बीच का डिस्टेंस बता दो, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट दे दिए कि भाई इसका डायरेक्शन रेशियो बता दो, ठीक है। वो सब बेसिक काम आसान है, लेकिन यहां पर हम कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, ए और बी पॉइंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो टीडियस टास्क है। उसी के लिए हम छोटे छोटे प्रोसेस सीखते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। कैसे कि भाई ए और बी पॉइंट्स इसी लाइन पर तो हैं, तो ए और बी अगर हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में निकाल लिया तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा ए और बी पॉइंट्स का है ना, वेक्टर जो बनेगा उसका डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का जिस पे वो ए बी लाई कर रहा है वो है ना प्रोपोर्शनल होंगे वे। जैसे हम बताते हैं कि भाई अगर एक लाइन है दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, 2D में भी बात करते हैं, तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पर इसी पे ही अगर मैं इस पॉइंट को इस पे ही मूव कर दूं, ठीक है, इसी का लाइन सेगमेंट, तो इस लाइन सेगमेंट का और इस पूरी लाइन का स्लोप भी सेम होगा। वैसे यहां पर पैरेलल की कंडीशन है तो इसीलिए हमने प्रोपोर्शनल कर दिया, वहां से सारा का सारा खेल इजी हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है लेट P बी द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है उस प्लेन के अंदर, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस, these 2 straight lines, है ना। if D is the distance of P from the point this point then D square is equal to, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी हमारे क्वेश्चन में बोला गया है उसको हम एक इमेज के थ्रू या फिर फिगर के थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है, बोला गया है कि भाई एक प्लेन P है जिसके अंदर ये लाइन है और वो जो प्लेन P है उसी से हमें है ना D कैलकुलेट करना है कि भाई इस डिस्टेंस इस पॉइंट से उस प्लेन का डिस्टेंस D है तो D स्क्वायर बताना है, ठीक है। अब जो प्लेन P है उसके परपेंडिकुलर एक अनदर प्लेन है जिसके अंदर ये 2 लाइंस है, तो ये सिनेरियो हम डेवलप कैसे करेंगे, भाई एक प्लेन ये है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये एक प्लेन है सपोज हॉरिजॉन्टल और इसके परपेंडिकुलर है एक वर्टिकल प्लेन। अब जो ये वर्टिकल प्लेन है परपेंडिकुलर प्लेन इसको मैं बोल रहा हूं पी प्लेन, ठीक है, और इस पी प्लेन के अंदर ये जो लाइन है ये लाई कर रही है कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं नेम दे देता हूं लेटर से L1, है ना, L1 लाइन। अब जो परपेंडिकुलर प्लेन है इस पी प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन उसके अंदर 2 लाइंस हैं, एक तो ये वाली एक ये वाली। अब एक चीज और देख सकते हो कि दोनों के जो पासिंग पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के थ्रू ये लाइन पास कर रही है, ठीक है, वो है हमारे पास 0 0 0, है ना, देख सकते हो आप। तो दैट मीन्स 0 0 0 पे इंटरसेक्टिंग होगी, तो मैं मान रहा हूं कि कुछ ऐसे होगा,
है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होगी ये दोनों की दोनों लाइंस, और इनको मैं बोल देता हूं लेटर से L2 और L3। ठीक है बच्चों, L2 और L3। सिनेरियो समझ में आ रहा है? अब जो ये P प्लेन है इसी का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इससे। ठीक है, अगर हमें इस P प्लेन की इक्वेशन पता चल जाए तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन इस P प्लेन की इक्वेशन निकालना ही थोड़ा महाभारत काम होगा यहाँ पर, है ना, टीडियस टास्क होगा। तो यहाँ पर देखो L1 लाइन है, अब इसके अंदर L1 लाइन है ये वाली। ठीक है, अभी जो L1 लाइन है एक पॉइंट तो हमें पता है कि किस पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन। ठीक है भाई, किस पॉइंट से पास कर रही है, देखो x -3 तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, y +4 तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 7। क्लियर है? इस पॉइंट से L1 लाइन पास कर रही है, दैट मीन्स ये पॉइंट इस L1 लाइन पे है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन पर भी है, क्योंकि लाइन प्लेन पर है, पॉइंट लाइन पर है, मीन्स जो लाइन है जो पॉइंट है वो प्लेन पर भी है। तो ये पॉइंट के थ्रू प्लेन पास कर रहा है ये तो हमें पता चल गया। तो हमें प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए दो ही चीजें चाहिए, इनफैक्ट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए भी दो ही चीजें चाहिए होती है। तो प्लेन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पॉइंट जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है प्लेन, और दूसरा उसका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर किधर होगा भाई, ये जो प्लेन P है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर तो ये वाला प्लेन है, दूसरे वाला। ठीक है, तो इस प्लेन का ही हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, है ना, मीन्स इसके इस प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर हो। लेकिन हमें तो इस प्लेन के बारे में पैरेलल वेक्टर पता ही नहीं है ना, बस हमें तो ये पता है कि इन दो लाइंस, ये जो दो लाइंस है ये इस प्लेन में लाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हमें ये जो प्लेन है P, इसके अंदर जो लाइन है L1, इसका डायरेक्शन रेशियो तो पता ही है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले मैं लिख देता हूं L1 लाइन का, जो नीचे लिखे हुए है डिनोमिनेटर में 9 -1 और -5। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन रेशियो पता है। अब ये जो दो लाइंस है, ठीक है, इन दो लाइंस की हेल्प से हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? क्यों लिखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये हमारा वेक्टर पता चल गया कितना होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, अब क्योंकि ये जो पैरेलल प्लेन है और ये नॉर्मल प्लेन है ना, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना। देखो ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इसके एक परपेंडिकुलर प्लेन। अब हमने एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी निकाल लिया इन दोनों लाइंस की हेल्प से, तो हमें ये वाला जो वेक्टर आया और जो ये प्लेन आया, ठीक है, ये तो हमारे पैरेलल हो जाएंगे। दैट मीन्स इस वेक्टर को हम मूव करके यहां पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो जो ये वेक्टर है, लेट अस से ये n वेक्टर होगा, तो n वेक्टर को ही मैं यहां पर मूव करके ले आया। तो ये जो n वेक्टर है और जो ये लाइन पर जो डायरेक्शन रेशियो मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में हो जाएंगे। अब उन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस लेंगे तो फिर हमें मिलेगा एक नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन P। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस लेते हैं तो हमें उसके एक नॉर्मल वेक्टर मिलता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो सबसे पहले हम इन दो लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियो है उनके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स होंगे उनका हम क्रॉस लेंगे। तो क्या क्या है देखो, L2 के लिए क्या है 2 3 5 और L3 के लिए है 3 7 और 8। ठीक है, तो इनका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, देखो दूसरा पेन ले लेते हैं, ये थोड़ा सा विजिबल कम है। यस, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, सिंपली आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, एक आ जाएगा तुरंत I J और K कैप। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2 3 5 और 3 7 8। क्लियर है? तो यहां पर नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारा कितना, देख लो, इसको सोल्व करना है बस। I कैप के साथ क्या आएगा 24 - 35, तो -11
आई, ठीक है। जे के साथ माइनस होता है एक ऑलरेडी, तो यहां पर बन जाएगा 16 माइनस 15, ठीक है। तो प्लस जे बनेगा, लेकिन बाहर एक माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस जे बन जाएगा। के साथ क्या आएगा 14 माइनस 9, तो ये आ जाएगा प्लस 5k, है कि नहीं। तो ये नॉर्मल वेक्टर है, ये हमें पता चल गया। इसके कंपोनेंट्स हम इजीली यहां पर यूज कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया, जो लाइन L1 है उसके डायरेक्शन रेशियो और जो ये नॉर्मल वेक्टर है ये उस P प्लेन के अंदर ही है, तो दोनों का क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें पैरेलल P प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक और क्रॉस कर लेते हैं। इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेटर से ये n1 वेक्टर है, ठीक है। तो n1 वेक्टर कैसे आएगा, एक तो उसके लिए हमें चाहिए लाइन L के, जो लाइन L1 है इस प्लेन में वो है कितने हैं 9 माइनस 1 माइनस 5, 9 माइनस 1 और माइनस 5, और ये वाले नॉर्मल वेक्टर जो हमने अभी निकाला परपेंडिकुलर, ठीक है, -11 माइनस 1 और +5, बस इसको भी निकाल लो। तो यहां से n1 वेक्टर कितना आ जाएगा, देखो सिंपल डिटरमिनेंट सोल्व करना है। i का कंपोनेंट कितना आएगा -1 5 -5, और ये हो जाएगा -5, तो ये आ जाएगा -10i, ठीक है। j के साथ 45 और -55, तो कितना हो जाएगा -10j, लेकिन माइनस एक ऑलरेडी होता है तो +10j, ठीक है। और k कैप के साथ -9 और -11, तो ये आ जाएगा -20 k कैप, ठीक है। तो ये जो n1 वेक्टर है यही हमारा एक परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया इस प्लेन के, ठीक है। तो बस अब हमें लिखना है इस प्लेन का इक्वेशन, क्योंकि दोनों चीजें पता है, पॉइंट भी पता है जिस पॉइंट के थ्रू ये प्लेन पास कर रहा है, और एक इसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियो लिखूं इस परपेंडिकुलर वेक्टर के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ n1 वेक्टर, तो कितना आएगा, देखो -10 10 और -20, -10 10 और -20। अब आपको पता है डायरेक्शन रेशियो तो हम, है ना, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से कितने भी लिख सकते हैं। तो -10 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 1 -1 और 2, सिंपल, ठीक है। इनफैक्ट 10 से भी डिवाइड कर सकते थे इजी, बट यहाँ पर -2 दो जगह था तो मैंने -10 से डिवाइड कर दिया। अब इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे होती है प्लेन की इक्वेशन, ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 0। तो जो ये लिखा हुआ है ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। जो नॉर्मल वेक्टर है उसे ये कंपोनेंट्स a b c। तो देख लेते हैं किस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, जिसके थ्रू वो लाइन पास कर रही है 3 - 4 7, वही तो हमारा न्यूमरेटर में लिखा हुआ था। तो बस इसी को यूज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 1x - 3, अच्छा ये तो -1 है, तो -1 y -1 तो y + 4, c कितना है 2 z - 7 = 0, ठीक है। सिंपली प्लेन की इक्वेशन अब सोल्व करनी है, तो यह आ जाएगा x - 3, तो इसको x ही लिखते हैं, ये -y आएगा और z कितना आएगा +2 z, ठीक है। ये होगा -3 और यहाँ पर माइनस और -4 है ना, तो -4 हो जाएगा तो -7 टोटल, और ये आएगा -14, तो -14 और 7 कितना हो जाएगा 21, तो -21 = 0। ये आ गई हमारे इस प्लेन की इक्वेशन, क्लियर है। अब बस सिंपली क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन को पता करने के बाद हमें इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, और डिस्टेंस कितना गिवन है d के इक्वल है, तो पॉइंट को पुट करो, x की जगह 2, y की जगह कितना है -5 और ये भी माइनस है तो +5, z की जगह कितना है +11 तो ये आ जाएगा 22, ठीक है, और -21 डिवाइड बाय,
जो भी एक्स वाई जेड है उनके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, लगा दो मोड। अब हमें चाहिए क्या, डी का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो डी देख लेते हैं पहले कितना है। यहां से तो 1 बचेगा, 6 और 8, ठीक है, तो ये आ गया 8 डिवाइड बाय रूट 6। अगर हमें डी स्क्वायर चाहिए तो वो कितना आ जाएगा, 8 बाय रूट 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 बाय, है ना, 36 नहीं, इनफैक्ट 6 सिंपली, क्योंकि रूट 6 है ना, तो ये आ जाएगा बेसिकली 32/3। तो डी स्क्वायर कितना आ गया है, 32/3, विच विल बी योर सी ऑप्शन। क्लियर है। तो मेनली जो मैंने पहले ही बताया कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें जो लास्ट स्टेप है वो तो इजी है, ठीक है, प्लेन का डिस्टेंस है ना, पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन जो पहले का कारनामा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वही आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि कैसे हम उन सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। तो ये केस सिनेरियोज कोई नहीं सिखा सकता है ऐसे, बट जो बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे हम अप्रोच करते हैं उसको सीखा जा सकता है और फिर अपनी अप्रोच डेवलप करो, स्ट्रॉन्ग करो, वेरियस जो क्वेश्चंस है उसको सोल्व करो और बढ़ते जाओ और एग्जाम अच्छा करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया है लेट द लाइन्स x-1, है ना, ये वाली लाइन, और सेकेंड लाइन बी कोप्लेनर, कोप्लेनर मीनिंग एक ही प्लेन में है, दोनों, है ना, सेम प्लेन में है, एंड P बी द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स, और उस प्लेन का नेम क्या दे दिया है, P, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाइज ऑन P, तो उस प्लेन पर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो लेट अस से कुछ इस तरह का प्लेन कुछ है वो, ठीक है, और इस प्लेन की इक्वेशन P = 0 हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस प्लेन के अंदर ये दो लाइंस है ना, कुछ ऐसी होगी, मान लो L1 और L2, तो इस लाइन को मैं बोल दे रहा हूं L1 और सेकंड वाले को बोल दे रहा हूं L2, ठीक है। अभी जो दो लाइंस हैं इनकी हेल्प से ही हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो पहली बात तो ये कि भाई एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए टू राइट दिस प्लेन इक्वेशन। तो जो पॉइंट है वो तो हम किसी भी दो लाइन से एक पॉइंट उठा लेंगे कि भाई इसके थ्रू पास कर रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें पता है लाइन की इक्वेशन से। लेकिन हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज लाइंस, और डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम एक जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा इस प्लेन के, ठीक है। अब उस नॉर्मल वेक्टर को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। अब डायरेक्शन रेशियोज में आप देख सकते हो लैम्डा अननोन है, ठीक है, तो ये लैम्डा ही हमें कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले। लैम्डा आ गया तो डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके नॉर्मल वेक्टर पता चल जाएगा और प्लेन की इक्वेशन पता चल जाएगी। अब लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हम कोप्लेनैरिटी की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कोप्लेनैरिटी की कंडीशन का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिखाया हुआ है थ्योरी सेक्शन में, ठीक है। तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ठीक है। इसी को हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना है। तो यहां पर जो ये है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब तो है हमारे डायरेक्शन रेशियोज, और जो x2 - x1 ये क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स है उन दो लाइंस पर उनका डिफरेंस, ठीक है। तो L1 लाइन पर, L1 लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, 1 2 3 के थ्रू, ऑलराइट। L2 लाइन हमारी इस ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये पास कर रही है -26 -18 और -28, ठीक है। अब इन दो पॉइंट से ये लाइंस पास कर रही है तो बस इनका डिफरेंस करके लिख देंगे, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है सिंपली, ठीक है। तो 1 - -26, तो ये आ जाएगा 27, 2 - -18 20, 3 - -28 तो +31। क्लियर है। इनका डायरेक्शन रेशियोज तो आपको पता ही है, लैम्डा 1 और 2, और ये आ जाएगा 2 3 लैम्डा = 0। क्लियर। तो बस इसको सोल्व करना है अब
चलो कर लेते हैं 27, यह आ जाएगा हमारे पास लैम्डा -6, ठीक है। अच्छा यहाँ पर -2 है ये, अच्छा तो यहाँ पर यह आ जाएगा -20 लैम्डा +4, ठीक है। -31 3 लैम्डा और +2, क्लियर है। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 27 लैम्डा माइनस ये आ जाएगा 162 -20 लैम्डा स्क्वायर -80, है ना, और माइनस आएगा सॉरी -93 लैम्डा -62 = 0, क्लियर है। तो ये बन गया हमारा -20 लैम्डा स्क्वायर +27 लैम्डा और -93 लैम्डा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, इनफैक्ट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो +31 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनफैक्ट 100 लैम्डा, 100 लैम्डा, ठीक है। इनफैक्ट है ना +93 है तो ये 120 लैम्डा आएगा एक्चुअली, जस्ट अ कैलकुलेशन। और यहाँ पर -162 है, +62 है तो -100 और -80 भी है तो -180 = 0। -20 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -6 और +9 = 0। तो ये आ जाएगा लैम्डा -3 का स्क्वायर = 0। तो लैम्डा आ गया हमारा +3, ठीक है। अब लैम्डा = +3 है, दैट मीन्स हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज तो पता चल गए, ठीक है। अब इन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से आपको सिंपली एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है। उस नॉर्मल वेक्टर को मैं बोल देता हूं एन वेक्टर, ठीक है, इस प्लेन के नॉर्मल। तो एन वेक्टर अगर आपको निकालना है तो सिंपली क्या करना होगा, डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट। तो कितना आएगा, λ1 2 लैम्डा आ गया 3 तो 3 1 2, ठीक है। और यहां पर -2 3 और लैम्डा की जगह 3 तो यह आ जाएगा -2 3 और 3, ठीक है। तो बस आई के साथ कितना आएगा देखो, 3 -6 तो -3 आई, जे के साथ कितना आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा +2 11, लेकिन एक माइनस होता है ऑलरेडी तो माइनस, है ना, 11G। के साथ कितना आ जाएगा 9 और सॉरी जे के साथ कितना आएगा 13 आएगा, नॉट 11। और के साथ आ जाएगा 9 और +2 तो ये आ जाएगा 11K, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल वेक्टर। बस इसकी हेल्प से हमें अब इक्वेशन लिख देनी है प्लेन की, है ना। एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 से पास कर रहा है, मीन्स पास ही कर रहा है, एज्यूम क्या करना है, तो यहां पर आ जाएगा -3 x - 1 -13 y -2 और z के लिए क्या आएगा +11, है ना, z -3। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, -3x -13y +11z, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +3 +26 तो +29 और -33 तो ये आ जाएगा -4 = 0, ठीक है। बस इसकी हेल्प से आपको चेक कर लेना है कि कौन सा पॉइंट इस प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो -2 ये तो 0 तो ये हो जाएगा कितना -26 और ये आ जाएगा +22 तो -4, इनफैक्ट ये हो जाएगा +26 और ये हो जाएगा -22 तो +4 बचेगा और -4 है तो 0, तो ये तो लाई करेगा। इसी तरीके से आपको सारे के सारे चेक करने हैं। अगर आप डी कोऑर्डिनेट, है ना, डी ऑप्शन चेक करेंगे तो ये बन जाएगा 0, है ना, x y की जगह 4 तो -52 और ये आ जाएगा 5 तो ये आ जाएगा 55, ठीक है, -4। तो ये चेक करेंगे तो ये नॉट = 0 आ रहा है, दैट मीन्स हम सेफली बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन
इस प्लेन पर लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो अल्टीमेटली हम जो एक पैटर्न देख पा रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन में, तो लास्ट में जो पूछा जाता है वो तो आसान है ना। प्लेन की इक्वेशन पता चल गई तो बस चेक कर सकते हैं कौन सा पॉइंट इस प्लेन पर लाई नहीं करेगा, लेकिन उस प्लेन तक पहुंचने के लिए, इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारा काम करना है ना। उसके लिए हमने नॉर्मल वेक्टर निकाला, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो में लैम्डा नहीं पता था, तो लैम्डा की वैल्यू भी पहले निकाल ली कोप्लेनरिटी की कंडीशन से। ठीक है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है मैंने बताए थे आपको, अच्छे से उनको स्ट्रॉन्ग कर लो और फिर वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बिट बाय बिट सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है लेट Q बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट P101 विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन S x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले मैं ये सिनेरियो क्रिएट कर देता हूं। लेट अस से एक प्लेन है कुछ ऐसे, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें पता है। इस प्लेन के अबाउट है ना, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में P पॉइंट का जो मिरर इमेज है वो Q है, ऐसा बोल दिया गया। तो जो P पॉइंट है वो यहां पर है ना 101। इसका जो मिरर इमेज कुछ ऐसे होगा। मिरर इमेज में मीनिंग इससे एक परपेंडिकुलर डाला हमने एक प्लेन पे। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो जो पॉइंट होगा जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया अपोजिट साइड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और जो पॉइंट होगा वही होगा हमारा Q। ठीक है, तो P का जो मिरर इमेज है वो Q हो गया, ये हमें पता है। इस प्लेन की जो इक्वेशन है S, ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम और भी लिख सकते हैं, -5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो वही मैं लिख देता हूं -5 इक्वल टू 0। अब देखो आगे क्या करना है। बोला गया है आगे इफ अ लाइन पासिंग है ना, लाइन L पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है कहीं स्पेस में रैंडम, पैरेलल टू द लाइन PQ, इस लाइन के पैरेलल मीट्स द प्लेन S एट R। ठीक है, देन QR इज इक्वल टू, तो पहले लाइन L के बारे में थोड़ा बता दूं, तो बताया गया कि PQ के पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसी ही होगी, इसके पैरेलल मतलब कहीं ना कहीं से पास कर रही होगी, है ना, इसके पैरेलल है ना। तो ये जो लाइन L है ये इस प्लेन को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये गिवन है। ठीक है, और ये भी गिवन है कि कहीं ना कहीं ये 1 -1 और -1 से पास कर रही है। ठीक है, ये गिवन है और पैरेलल टू PQ है, और बोला गया है कि R पे इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को। तो हमें क्या बताना है, QR स्क्वायर मीन्स Q से R तक का डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो Q अगर हमें पता चल गया, सॉरी R पता चल गया, हाँ, और Q भी पता चल गया, तभी हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो Q कैलकुलेट करना तो काफी आसान है रिलेटिवली, क्योंकि हमें डायरेक्टली इमेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं। चलो, तो Q कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिरर इमेज है ना, फॉर्मूला। तो सिंपली x माइनस, अगर इसको मैं बोल दूं कि जो Q के कोऑर्डिनेट है वो है x, y और z। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x y z निकालना है ना बेसिकली, तो x -1 है ना, x -1 डिवाइड बाय a, और वो a कौन सा है, जो x y z है ना, ये जो प्लेन की इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड प्लेन की इक्वेशन होती है ना ax by cz, उसके जो x y z के कोफिशिएंट है वही होंगे abc। ठीक है, वो जाएंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में। चलो, y माइनस दिस 0, y माइनस 0, y का कोफिशिएंट 1 है ना, ये जो प्लेन है इसके y का कोफिशिएंट। यहाँ पर अब आगे z माइनस 1 डिवाइड बाय जो z का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू, अब जो आगे आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, -2 के साथ आएगा क्योंकि मिरर इमेज है। ठीक है, -2 के साथ इस पॉइंट को हम इस प्लेन में पुट करेंगे।
ठीक है। इस पॉइंट को हम इस प्लेन में पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 1, -5 डिवाइड बाय इसके जो कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम है वो, ठीक है। तो क्या है 1 स्क्वायर 1 + 1 + 1, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये आप इजीली थ्योरी में देख ही सकते हो सेक्शन में, है ना। तो वहां पर मैंने अच्छे से बताया था ये। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 - 5 तो -3 और नीचे है +3 तो ये बन जाएगा -1 और -2 है यहाँ पर तो ये बन जाएगा फाइनली 2, ठीक है। अब इस 2 के इक्वल हम हर एक को इक्वेट कर देंगे तो हमारा x y z आ जाएगा। तो कितना आएगा देखो, x -1/1 = 2 तो 1 उधर जाएगा तो 2 और -1 उधर जाएगा वो भी ऐड होगा तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो q का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आ गया 3, है ना, x कोऑर्डिनेट। y की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 है तो सिंपली 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर z -1/1 सिमिलर टू x है ना, तो ये भी आ जाएगा आपका 3। तो q आ गया हमारे पास 3 2 3, क्लियर है। अब हमें बोला गया है कि जो लाइन L1 है ना, इनफैक्ट L ही है सिंपली, तो ये जो L लाइन है ये PQ के पैरेलल है। दैट मीन्स L लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो सेम होगा जो PQ का आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो सेम आएगा तो डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा इस L लाइन का। अब डायरेक्शन रेशियो पता है तो इस पॉइंट से पास करें तो L लाइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। करें क्या, और अगर L लाइन हम लिख सकते हैं तो उसकी हेल्प से हम एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, है ना, L लाइन पे, और वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास उस लैम्डा की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं करके बताता हूँ। PQ का जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना आ जाएगा देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ ये आ जाएगा हमारा 3 - 1 तो 2, ठीक है। 2 - 0 ये भी 2, 3 - 1 ये भी 2, ठीक है। तो ये आ गया 1 1 1 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो लाइन L की इक्वेशन सिंपली आप कैसे लिख सकते हो, इस पॉइंट से पास कर रही है ना, 1 - 1 - 1 तो ये आ जाएगा x - 1 / 1 y -1 / 1 z -1 / 1, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं x - 1 = y + 1 = z + 1, क्लियर है। यह हो गई हमारी L की इक्वेशन। अब हमें चाहिए एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, मूविंग कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए हम लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा देखो, वो मूविंग कोऑर्डिनेट उसको मैं r के टर्म्स में ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास x - 1 = लैम्डा, तो x आ जाएगा लैम्डा +1, y आ जाएगा लैम्डा -1 और z भी आ जाएगा लैम्डा -1, ठीक है। अब हमें पता है कि जो r है ये इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं ना, इंटरसेक्टिंग था ना प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन। तो हमने याद करो एक बताया था कि प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकाले। तो लाइन की इक्वेशन बताया तो लैम्डा के इक्वल लिखो, एक मूविंग वेरिएबल कोऑर्डिनेट आएगा इस लाइन पर, वो इस प्लेन पर भी लाई करेगा और वो प्लेन पर भी लाई कर रहा है तो इस लाइन को, है ना, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x + y + z सिंपली क्या करना है, लैम्डा +1, है ना, x + y + z, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दिया, -5 = 0, क्लियर है। तो देखो लैम्डा 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 तो यह तो आ गया 3 लैम्डा, ठीक है। +1 - 1 कैंसिल, -1 - 5 तो ये हो जाएगा -6, उधर जाके +6 तो लैम्डा कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब लैम्डा 2 है तो r हमें पता चल गया, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यह आ गया 3 1 और 1, क्लियर है। तो q पता था, अब r भी पता चल गया है, कितना है 3 1 1। पूछा क्या है, q से r तक का डिस्टेंस। नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। q से r तक का डिस्टेंस कितना आएगा भाई, चलो निकाल के बता ही देते हैं पूरा। इनका डिफरेंस करो तो 3 से 3 ये तो कितना हो गया 0, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 तो ये आ जाएगा
2 का स्क्वायर 4, और हमें क्या चाहिए, क्यू आर का स्क्वायर, मीन्स रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा तो ये आ जाएगा 5। क्लियर है? तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया, 5 के इक्वल, विच इज ऑप्शन बी। क्लियरली समझ में आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया है इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, एक तो ये लाइन है, लाइंस नहीं इनफैक्ट लाइन, एंड द प्लेन, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये लाइन और इस प्लेन के बीच में जो एंगल है वो गिवन है cos इनवर्स रूट 5/14, ठीक है। तो फिर लैम्डा इक्वल्स, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है, लैम्डा कितना होगा यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ, हालांकि मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको बताया था कि मान लो एक प्लेन है, ठीक है, कुछ ऐसा, और इसके थ्रू एक लाइन पास कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं लाइन एक पास कर रही होगी, और ये हो गया हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और हमें इन प्लेन और लाइन के बीच का एंगल चाहिए तो कैसे होगा, इस, है ना, लाइन में ही एक हम ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या थोड़ा सा, है ना, ताकि हम एंगल मेंशन कर सकें। तो ये एंगल पूछा गया है बेसिकली थीटा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर खास बात ये है कि जो ये प्लेन है, प्लेन का तो हमें नॉर्मल वेक्टर पता होता है, ठीक है, जो ये डायरेक्शन रेशियोज लिखे रहते हैं इसका हमें नॉर्मल वेक्टर पता होता है, ठीक है। दैट मीन्स बेसिकली जब हम डायरेक्शन रेशियोज लेकर के डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसमें हमें ये वाला, एक तो ये जो वेक्टर है ना, और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, उनके बीच में एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली फाई मिलता है, और वो जो फाई है, फाई हमें पता ही है ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, कॉस करेंगे ना, तो कॉस के हेल्प से मिलेगा फाई, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर साइन थीटा। क्लियर है? और जो ये गिवन है, ये क्या गिवन है, एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड लाइन, तो वो थीटा गिवन है ना। और इन जनरली हम जो कॉस की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आ रहा है, फाई, क्योंकि लाइन और यहाँ पर जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर ही पता है। तो साइन थीटा जो आया हमारे पास वो क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर इनटू, है ना, पैरेलल वेक्टर। तो जो ये जो लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, है कि नहीं, x/1, तो ये है, ये और ये जो ये वेक्टर लिखा हुआ है इसका, और जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स है ना, इनका डॉट लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है ना, ये नॉर्मल वेक्टर बेसिकली है क्या, i प्लस 2j प्लस 3k, है ना, इन्हीं का कोफिशिएंट। और जो ये लाइन है, ये 1 2 लैम्डा, यही क्या है हमारे पास, डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो इनका डॉट लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आएगा। चलो कर लेते हैं। तो 1 इंटू, यहाँ पर 1i लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं, i प्लस 2j प्लस लैम्डा के, है ना, डायरेक्शन वेक्टर। याद होगा मैंने लिखाया था n वेक्टर डॉट d वेक्टर डिवाइड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड और d वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, है ना, उन दो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, i 1 हो जाएगा, 2j 4 और लैम्डा के, और ये तो प्लस 3 लैम्डा डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, और इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो 1 प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। यही लैम्डा हमें बताना है। अब हमें साइन थीटा तो पता, साइन थीटा के इक्वल आया ना ये सब वैल्यू, अच्छा मोड भी लगा सकते हो आप, इच्छा है, ठीक है। लेकिन हमें गिवन है थीटा कोस इनवर्स की हेल्प, है ना, डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर थीटा अगर हमारा कोस इनवर्स है तो हम कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, सिंपली रूट के टर्म्स में 5/14। कोस की हेल्प से हम साइन भी निकाल सकते हैं। तो जो साइन थीटा आएगा
ना, अगर आप सिंपली साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट, है ना, तो वो आ जाएगा आपका 3/√14, है कि नहीं। और आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो इनफैक्ट, क्योंकि वहां पर फाइनली हमें साइन स्क्वायर थीटा ही लिखना होगा, तो ये आ जाएगा 9/14, ठीक है। तो स्क्वायर कर देते हैं ना दोनों साइड, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वही क्या आ गया 9/14 इक्वल्स टू ये कितना है 3 लैम्डा प्लस 5 का स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर कर रहे दोनों साइड तो ये बन जाएगा 14, है ना, √14 है ना, √14 का स्क्वायर 14, और यहाँ पर क्या है लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, है ना, रूट ऑलरेडी है तो स्क्वायर करके रूट ही कैंसिल होगा। तो अब बस देखो 14 से 14 हमारा कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45, और ये बन जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30 लैम्डा, ठीक है। तो 9 लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, और ये बन जाएगा 30 लैम्डा, 25 इधर आके माइनस, तो ये बनेगा 20, तो लैम्डा कितना आ गया है 2/3, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कोस इनवर्स डायरेक्टली दिया हुआ था सिर्फ इसीलिए ताकि आप जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो इन जनरल आप क्या याद रखते हो कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करके डिवाइड करके कोस आएगा, ठीक है। लेकिन प्लेन और लाइन के बीच का अगर एंगल की बात हो रही है तो वहां पर साइन आता है, ना कि कोस। कोस कब आएगा, जब दो प्लेन की बात हो रही हो या फिर दो लाइंस की बात हो रही है तो अब कॉस आएगा, लेकिन अगर एक लाइन एक प्लेन है तो साइन आ जाएगा। उसका सिर्फ सिंपल सा रीजन यही है कि यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर और उस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के वैल्यू आता है जब डॉट करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो बस इसी के साथ आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं बच्चों। इसी के साथ हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, लर्नो ऐप पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो ऐप पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।